कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवा देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त इसका सबसे छोटा भाई था। कुमार गुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख में मिलता है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। इसे यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कुमार गुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति प्रकाष्ठा पर थी। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह से परास्त किया था। कुमार गुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमार गुप्त प्रथम के अभिलेखों में या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र या महेंद्रादित्य आदि का उपाधियां धारण की थी। कुमार गुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म अनुयायी था, किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। कुमार गुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। इसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति के रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। इन मुद्राओं को दिनार कहा गया है। कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में ही दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्रों का अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके प्रमुख भाग रत्नरंजक, रत्नसागर, रत्नौधी थे। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान सर्वप्रथम कनिंघम द्वारा की गई थी। चीनी यात्री यीत्सिंग 673 ईस्वी में नालंदा आया था। उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर पाली भाषा में श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। सुगवंशियों या पुष्यमित्रों के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुंगों एवं हुनों को पराजित कर उन पर विजय प्राप्त की और आक्रमणकारी मध्य एशियाई हुनों को देश से बाहर खदेड़ दिया। स्कंदगुप्त अत्यंत लोक उपकारी, प्रजाहितैषी एवं लोकप्रिय शासक था। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि की उपाधियां धारण की थी। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। अपने शासन के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। उसके शासनकाल में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य ऐरन अभिलेख से मिलता है। सुल्तानगंज में कांसे से निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन है। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं भी गुप्तकाल में निर्मित है। गुप्तकाल का 6ठी शताब्दी के मध्य तक पतन हो गया। कुमार गुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से पतन हो गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर गुप्त काल में सामान्यतः उपज का 1/4 से 1/6 थी। भागवत और अथवा वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र गुप्तकालीन रचना है। गुप्त कला के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट वारामिहिर एवं ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया।
गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। गुप्त काल में सती प्रथा मुख्यतः सैनिक जातियों में प्रचलन में थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरन अभिलेख 510 ईस्वी में है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में कला का विकास। कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल में मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शिखरयुक्त मंदिर देवगढ़ झांसी प्रमुख है। पवाया का मंदिर, नागौर में शिव का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर आदि भी गुप्त काल का आकर्षक मंदिर है। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बौद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए और यशोधरा का राहुल को बौद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का भी चित्र है। बोधगया के महाबोधि मंदिर तथा राजगृह के मणियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, चंद्रगुप्त, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा। मालविक अग्निमित्रम, कालिदास अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम कथा। विक्रम उर्वशीयम, कालिदास पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम कथा। स्वप्न वास दत्ता, भास, उदयन और वास दत्ता की कथा। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन। मृच्छकटिकम, शूद्रक ब्राह्मण, चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की कहानी। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। अशोक के समय यह यवन तुस्सम ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के समय पहली बार यह बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण उसने अपने राज्य सुविशाख के निर्देशन में कराया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर टूट गया था। तब इस झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पन्नदत्त का पुत्र चक्रपालित द्वारा संपन्न किया गया था। स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। गुप्तोत्तरकालीन बिहार। गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेख द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में प्रवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त का नाम देते हैं। अपसड अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। इस काल में गौड़ राज्य का स्थापना बंगाल के शशांक ने किया था। उसने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था। उसने बौद्ध के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट किया और बोधगया स्थित महाबोधि वृक्ष को काफ़ी क्षति पहुंचाया था। शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहरे गया, नालंदा, रोहतास से प्राप्त हुए हैं। देवगुप्त में शशांक से मित्रता कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें शशांक ने ग्रहवर्मन का वध कर दिया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका भी वध कर दिया। आदित्य सेन प्रवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था और उसका राज्य मगध, उत्तर पूर्वी बिहार तक विस्तृत था। प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी
के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लिया। पालकालीन बिहार 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई थी। ये थी गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल बिहार के पाल शासक। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया। इस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता का माहौल था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के तत्पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी। पाल वंश का स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। मुंगेर इसका राजधानी थी। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसने बौद्ध विहार का विशेष संरक्षण लिया। अपने 20 वर्ष के शासनकाल के दौरान गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वप्रमुख विद्यार्थी अतीश दीपशंकर श्रीज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य बना। धर्मपाल 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना तथा उसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज में कुछ त्रिदलीय संघर्ष में हिस्सा लिया। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। उसने बौद्ध धर्म भागलपुर जिले में अवस्थित विक्रमशिला विद्यालय का निर्माण कराया। उसने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप प्रदान किए थे। धर्मपाल को परम सौगात कहा गया। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। गुजराती कवि सोढ़ढल ने धर्मपाल का उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। देवपाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। इसने मुंगेर को अपना साम्राज्य का राजधानी बनाया। देवपाल ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पूर्वोत्तर में प्राज्ञ ज्योतिषीपुर, कामरूप असम को, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट तक उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसके बारे में विदेशी यात्री सुलेमान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसने ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार का देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए। देवपाल भी बौद्ध मतावलंबी था, बौद्ध धर्मावलंबी बोल सकते हैं। महिपाल प्रथम 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक। देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हुआ। उसके पश्चात 988 ईस्वी में महिपाल शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। पाल शासकों के समय शांतरक्षित और अनीसा दीपांकर नामक 2 बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। 1023 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र चोल ने युद्ध में महिपाल की बड़ी पराजय हुई। इसके बाद पाल शासक कमजोर होते गए और 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु के साथ ही बिहार में पाल वंश का पतन हो गया। दाय भाग का जन्मदाता जिमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तारानाथ ने संध्याकर द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। बिहार में प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश। मिथिला का कर्नाट वंश। पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश का स्थापना की। नेपाल का क्षेत्र भी इसी के अधीन था। नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव एक योग्य शासक था, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है।
जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव ने इसे नजराना देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का तिरहुत और भागलपुर क्षेत्र पर अधिकार था। राम सिंह के शासनकाल में तुगन ने असफल सैनिक अभियान किया, जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने की है। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद हरि सिंह नेपाल चला गया। नेपाल में तेलेजु नामक देवी की पूजा की परंपरा की शुरुआत का श्रेय हरि सिंह को प्राप्त है। हरि सिंह की जगह गयासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह शासक हुए। इसका शासन निचले मैदानी क्षेत्र से तिरहुत तराई क्षेत्र तक विस्तृत था। तिरहुत के प्रमुख क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर ओयनाडा वंश का राज्य स्थापित हुआ। हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने स्वामित्व के लिए संघर्षरत रहे, लेकिन 14वीं सदी के अंतिम दशक तक इसका पतन हो गया। वेवनार वंश 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात एक नए वंश वेवनार वंश की स्थापना हुई। वेवनार वंश के शासक में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें महाराजा शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा शिव सिंह की छत्रछाया में मैथिल कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगल और अफगानों में युद्ध छिड़ा रहता था। महेश ठाकुर द्वारा स्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। दरभंगा राजवंश में चंद्रेश्वर का काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। चंद्रेश्वर ने 14वीं सदी के आरंभ में कृत रत्नाकर का संकलन किया था। कृत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं से 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु और हरि शिव के उपासक थे। चेरो राजवंश पाल वंश के पतन के पश्चात जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख है। चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य के आधारशिला रखी, जो लगभग 300 वर्ष तक शासन रहा। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज्य थे: घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर, सासाराम। पहला राज घुघुलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय बिहिया था। दूसरा राज्य भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमराव से 1 मील दूर तिरावन में स्थित था। वहाँ के राजा सीताराम राय थे। तीसरा राज्य का मुख्यालय वर्तमान कैमूर जिला के चैनपुर था। यहाँ का राजा सलावहीन था। चौथा राजा सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडेय था। यहाँ का राजा फूलचंद था। फूलचंद को ही जगदीशपुर मेले को शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त है। पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसका राज्य गया, दाऊदनगर और अरवल तक विस्तृत था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। अंततः 1660 ईस्वी में चेरो को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक धार पर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजपुर ने अपना पुत्र देवराज और अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीकट, शाहाबाद एवं पलामू क्षेत्र के चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली।
जिसका मूल निवास उज्जैन था। अंततः ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। चेरो राजा ने इस उज्जैनी राजपूत को गंगा घाटी के क्षेत्र जागीर के रूप में दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद उसका पुत्र सहसबल राजा बना। सहसबल ने भोजराज को मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराज ने सहसबल को 1324 में मार कर चेरो राज्य का अधिकार कर लिया। भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। देवराज में सत्तन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया। सत्तन सिंह 1334 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः लगभग 457 ईस्वी में भोजपुर पर अधिकार कर लिया एवं बिहटा को अपना केंद्र बनाया। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनों का नेता बना, जो बिहार के सूबेदार जमाल खां से परिचित होकर जंगलों में भाग गया। तावा को अपने केंद्र बनाया। सासाराम के अफगान जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेर खां का उज्जैनों से अच्छे संबंध थे। राजा रामशाही ने उज्जैन की राजधानी दावा से पुनः बिहटा स्थानांतरित किया। कालांतर में राजा नारायणमल के नेतृत्व में उज्जैन का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उसका प्रमुख केंद्र बना। उज्जैनों और चेरों के बीच 1611 ईस्वी में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें दिल्ली की सेना के मदद से उज्जैनी विजय हुआ। इसके पश्चात उज्जैन शासक बक्सर, डुमरा और जगदीशपुर क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे तथा यह स्थिति बंगाल काल तक बनी रही। ब्रिटिश काल तक। रूहानी वंश सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल के शासक के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा निर्धारित कर दिया। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 में हुसैन शाह सड़की को पराजित कर दरिया खान लोहानी को बिहार में नियुक्ति किया, जो 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद बिहार का प्रभारी रहा। दरिया खान लोहानी के पश्चात उसका पुत्र बाहर खान लोहानी बिहार का प्रशासक बना। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी के बाद बाहर खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्रता की स्थापना की। मोहम्मद सुल्तान ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुर युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा इसका अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उसे शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहारिया के युद्ध में अफगानों को पराजित किया और बिहार के कई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ज्ञातव्य है कि नूहानी सरदारों द्वारा जलाल खां को साथ लेकर पलायन कर जाने के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की और अपना शासन प्रारंभ कर दिया। शेर खान आगे चलकर शेषा सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय बिहार के राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बौद्ध एवं गैर बौद्ध मातलम्बियों के बीच तनाव का माहौल था। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य बिहार पर तुर्क का आक्रमण हुआ।